नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.6 के सॉल्यूशन को देखा था और वहाँ पे हमारे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की सारे बेसिक कंसेप्ट एंड सारे एक्सरसाइज हमारी वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो मिसलेनियस के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करना है जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, उन क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आइए देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 33 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 है ना। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड एग्जांपल नंबर 33। ये कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो हमें इस टाइप के पैटर्न भी समझने हैं कि इस टाइप के पैटर्न का यूज करके हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स दी गई है और इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यूज करके आपको इस सिस्टम को सोल्व करना है ना। क्या दिया हुआ है कि यूज प्रोडक्ट, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यूज करके टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है। 4.6 के क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया था कि एक मैट्रिक्स ए दे दी थी, उसका इनवर्स आपसे फाइंड करवा लिया था और एक सिस्टम दे दिया था। उस सिस्टम को जब आप ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ए मैट्रिक्स आ रहा है उसका इनवर्स आपने पहले से फाइंड कर लिया तो आप डायरेक्ट यूज करोगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। पहले हम इस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, है ना। वो बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का आपको यूज करना है तो पहले हम इस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, है ना, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4। आपको इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के साथ लेना है। -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2। दोनों 3x3 की मैट्रिक्स है तो जो प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 3x3 का होगा। 1 × -2 -2 -1 × 9 -9 and 6 + 2 6 × 2 12। ओके, 1 × 0 0 -1 × 2 -2 2 × 1 2 1 × 1 1 -1 × -3 प्लस का 3 × 2 × -2 माइनस का 4। ओके, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 18 और फिर माइनस का 18। 0 × 0 0 2 × 2 4 एंड -3 × 1 माइनस का 3। फिर 0 × 1 0 2 × -3 -6 और ये आ जाएगा प्लस का 6। 3 × -2 माइनस का 6 -2 × 9 माइनस का 18 और 6 × 4 24। 3 × 0 0 -2 × 2 माइनस का 4 4 × 1 प्लस का 4 3 × 1 3 -2 × -3 प्लस का 6 और 4 × 2 माइनस का 8। ओके, तो अब आप 12 - 11 1 2 - 2 0 4 - 4 0 18 - 18 0 4 - 3 1 6 - 6 0 24 - 24 0 4 - 4 0 9 - 8 1। अब आप यहाँ से आपको एक कंसेप्ट मैट्रिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट लगाना है। क्या कंसेप्ट लगाना है कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना। इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो एक बात मेरी सुनना आप, हम ऐसा कर सकते हैं ना कि लेट दिस मैट्रिक्स इज ए एंड दिस मैट्रिक्स इज बी। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि जो ए बी है वो आई आ रहा है ना। ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है। या हम ये भी तो बोल सकते हैं या दिस मैट्रिक्स इज बी एंड दिस मैट्रिक्स इज ए। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो बी है वो भी आई आ रहा है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ क्या कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। और जब मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। मतलब ए बी की इन्वर्टिबल होगी या बी ए की इन्वर्टिबल होगी। दोनों मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि आप इसका इन्वर्स इसको लिख सकते हैं या इसका इन्वर्स इसको लिख सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्टिबल है ना, इसका मतलब तो ये होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये मैट्रिक्स इसकी इन्वर्टिबल है और ये मैट्रिक्स इसकी इन्वर्टिबल है, दोनों एक दूसरे की इन्वर्टिबल है। बट हमें कौन सा इन्वर्स चाहिए वो हम देखेंगे। तो प्रोडक्ट तो आप यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बट ये भी हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। तो हम यहाँ तक सोल्व करने के बाद हमें पता चला कि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्टिबल है। अब हम आगे कैसे सोल्व करेंगे? अब हमें इसका यूज करके क्या करना है? अब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 -1 2 0 2 -3 है ना, उस सॉल्यूशन के आगे का पार्ट है ये। 3 - 2 4 इक्वल्स टू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 है ना, 2 0 1 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 1। ओके, तो अब यहाँ से ये पता चला कि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब या तो इसका इनवर्स ये होगा या इसका इनवर्स ये होगा, है ना। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं ना। जब दो प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्टिबल होती है। तो अब हमें किसके इनवर्स की नीड है वो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से देखेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे इनवर्स लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से फ्रॉम सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स ए बताओ क्या होगा? मैट्रिक्स ए क्या होगा? 1 -1 2 0 2 -3 एंड 3 -2 4। जैसे ही आपने मैट्रिक्स ए लिखा और जब आप इस सिस्टम को सोल्व करोगे तो आप x = a इनवर्स b निकालोगे, और जो आपने a लिखा है वो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है ना, 1 -1 2 0 2 -3। इसका मतलब आप ये कहोगे कि हमें इसकी इनवर्स की नीड होगी, इसलिए इसका इनवर्स ये होगा। अगर मान लो कि आपका ए मैट्रिक्स लिखने पे ये आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनवर्स लगाओगे और उसकी वैल्यू को डायरेक्ट वहाँ पे यूज करोगे। बट अभी मैट्रिक्स ये है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, इनवर्स लगा दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, मतलब इसका इनवर्स ये है तो आप इसको लिख सकते हो कि ये ए है और ये बी है, मतलब ए इनवर्स है ना, ये पूरा ये मैट्रिक्स ए है तो ए इनवर्स = बी। तो आप जब आपको ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो आप इस मैट्रिक्स को पुट कर दोगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। एक्स कितना है? एक्स है x y z और b कितना है 1 1 2। ठीक है, आपने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, है ना, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, क्योंकि आपको सिस्टम को सोल्व करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट चेक करना होगा कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, 1 के लिए कितना आ जाएगा 4 × 2 8, है ना। देखो 1 के लिए कितना आ जाएगा 4 × 2 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ए ये कितना होता है, a11 a21 और a31, तो प्लस आ जाएगा 3, और ये दोनों जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का ये 3 आ जाएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा, तो 8 - 2 6 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। 8 - 6 2 आ जाएगा और 3 - 2 -1 आ जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स a inverse is exist and system is provide unique solution. System is provide a unique solution and it is given by x = a inverse b. Okay, x = a inverse b। अब आपके पास x क्या है बेटा, x है x y z और a इनवर्स, है ना। अब आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए, तो आपको पता है कि इसका इनवर्स क्या है, ये है, मतलब -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 2 के साथ, है ना। तो करो, बताओ कितना आएगा, -2 × 1 -2 0 × 1 0 1 × 2 2। ओके, है ना, यही तो आएगा। फिर 9 × 1 9 2 × 1 2 -3 × 2 माइनस का 6 6 × 1 6 प्लस का 1 माइनस का 4। ओके, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा 0, 9 + 2 कितना है 11 11 - 6 5 6 + 1 7 - 4
3, ओके। और इधर है x y z। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू तो 0 मिलेगी, y की वैल्यू 5 मिलेगी और z की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, ओके। तो एक बार हम देख लेते हैं कि x0 y5 एंड z3, ओके। तो आपको यहाँ से इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 4.6 का और ये एग्जांपल नंबर 33, ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें हमें कुछ हिंट दी रहती है और हमें इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट फाइंड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमें पहले से इनवर्स पता रहता है। अगर आप कंसेप्ट का लॉजिकली यूज करेंगे तो आपका टाइम सेविंग होगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ के नोट करना वीडियो को पॉज करके, ओके। ओके, तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ गए हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 एक अच्छा क्वेश्चन है और बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब ये बोल रहा है कि जब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करोगे तो उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 0 बन सकता है क्या, देखो 0 नहीं बनेगा तो आप इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हो, ओके। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंशन करो। सो एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग, ओके। तो देखो x के लिए करेंगे तो x के लिए क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर है ना, एंड माइनस का 1, फिर माइनस साइन थीटा के लिए क्या आएगा, माइनस का x साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और प्लस के कोस थीटा के लिए क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा प्लस का x कोस थीटा, ओके। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, सो माइनस एक्स क्यूब माइनस का x माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करो, सो माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस का x कोस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से माइनस का एक्स क्यूब माइनस का x, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। सो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ही रहेगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक इजी क्वेश्चन है ना। जब हम किसी भी डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करते हैं किसी रो कॉलम में। तो देखो यहाँ पे 0 बन सकता है जब आप R1 के लिए R1 माइनस R2 लगाओगे, देखो 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, x माइनस x और यहाँ पे माइनस का y आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पे x प्लस y, फिर यहाँ पे y, फिर यहाँ पे 1, फिर x और फिर x प्लस y। हम इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना, एलोंग R1, बट एक यहाँ पे एक 0 और बन सकता है तो हम उसको भी बना ही लेते हैं। R2 के लिए R2 माइनस R3 करेंगे तो 0 माइनस y 0 1 माइनस 1 0 x प्लस y माइनस x, तो यहाँ पे y आ जाएगा y माइनस x और माइनस y, है ना, y माइनस x और माइनस y माइनस x माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x, यहाँ पे आ जाएगा 1x x प्लस y। एक्सपेंशन अलोंग R1, तो यहाँ पे ये पोजीशन A12 होती है तो माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, और ये कॉलम और ये कैंसिल होगा तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई 0 आ जाएगा, और माइनस, है ना, तो माइनस एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में और आए भी हैं। क्वेश्चन है कि 3 नंबर A, B और C AP में है ना। तो बोल रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी और उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सोल्व करने से पहले आपको पहले AP का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर सीरीज लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और आपसे पूछता हूँ कि क्या बेटा ये एक AP है, तो ये आप बोलोगे कि यस सर ये AP है। तो मैं बोलूँगा कि सर, मैं बोलूँगा कि बेटा ये क्यों है, तो आप बोलोगे कि सर जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1। आप यही बोलोगे, हाँ।
तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि अगर बेटा यहाँ पे नंबर ना देके उसने आपसे बस क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 3 नंबर एपी में है, ये 3 नंबर एपी में है, तो आप क्या कहोगे कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब b माइनस ए इक्वल टू होगा c माइनस बी के। एक बात तो ये हो गई है ना। और अगर आप इस माइनस बी को इधर लाओगे तो b प्लस बी, और इस माइनस ए को इधर ले जाओगे तो c प्लस ए, तो 2b इक्वल टू c प्लस ए हो जाएगा कि नहीं होगा? तो 2b इक्वल टू c प्लस ए आ जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हो, देखो अगर इसको a, इसको b और इसको c मानो तो 2b करो, सो 2 इंटू 2 और a 2 इंटू 2 और c प्लस ए मतलब 3 प्लस 1, तो देखो 4 इज इक्वल टू 4। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे इन तीनों को ले लो a b c, तो 2b करो, सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू c प्लस ए, 5 प्लस 3 तो 8 इज इक्वल टू 8। ओके, तो 2b इज इक्वल टू c प्लस ए है ना, और b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस b। ये हमने जो एपी का कांसेप्ट हम जानते हैं उससे इस क्वेश्चन को हमने इस डेफिनेशन का यूज किया एपी की। ओके, अब हमें फाइनली हमारे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो हमें डिटरमिनेंट दिया गया है उसे सोल्व करना है। तो अगर डिटरमिनेंट में जीरो नहीं हो तो हम क्या करते हैं कि उसमें जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जीरो कैसे बनाएं? जीरो बनाने से पहले हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर इस R3 में से R2 को माइनस कर दूं तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर मैं आगे देखूंगा कि मुझे क्या करना है। तो पहले मैं करता हूँ R3 के लिए R3 माइनस R2। ओके, तो R1 तो सेम रहेगा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a, और फिर R2 भी सेम रहेगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b। अब आपको R3 में से R2 को माइनस करना है, तो देखो x प्लस 4 माइनस x माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1 है ना, x कट जाएगा, यहाँ पे x कटेगा और 2c माइनस 2b बचेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे और c माइनस b अंदर बचेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर भी हम मन में ला सकते हैं, कैसे? R2 के लिए अगर हम कौन सा ऑपरेशन लगा दें, R2 के लिए अगर हम ऑपरेशन लगा दें, R2 के लिए R2 माइनस R1 है ना, तो R1 तो सेम रहेगा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2। यहाँ पे लगाएंगे तो x कटेगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, x कटेगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, x कटेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 b माइनस a आ जाएगा, और यहाँ से 1 1 और 2c माइनस b। ये हो गया। अब आप देखो डिटरमिनेंट में, देखो मैंने मैट्रिक्स में ये कहा था कि एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। अगर आप लिखते हो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ रो ऑपरेशन लगाते हैं, अगर आप लिखते हो कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ कॉलम यूज करते हैं। बट डिटरमिनेंट में मैंने कहा था कि आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आप रो और कॉलम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने रो पे ऑपरेशन लगाया था, अभी मुझे कॉलम पे लगाने की नीड पड़ती है, क्योंकि जैसे ही मैं C2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा C2 माइनस C1 तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो मैं कॉलम वाले ऑपरेशन भी यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C2 के लिए C2 माइनस C1, कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो x प्लस 3 माइनस x, कॉलम 1 तो सेम रहेगा ना, तो ये 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और कॉलम 3 भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, सो 2c माइनस b। ओके, अब आप एक्सपेंशन कर दो इसका अलोंग C2। ओके, एक्सपेंशन अलोंग C2, तो ये तो माइनस 1 आ जाएगा है ना, a12 पोजीशन है तो ओड है सफिक्स है ना, तो ये आ जाएगा, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2c माइनस b माइनस 2b माइनस c। ओके, तो माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करो 2c माइनस 2b माइनस 2b और प्लस का 2a आएगा है ना, तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा, इसको माइनस ही रहने दो है ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? c प्लस a, और यहाँ माइनस 2b माइनस का 4b। ठीक है, अब माइनस का 1, c प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल है? c प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल है? 2b के, तो 2b इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4b माइनस का 4b है ना, तो 4b माइनस 4b कितना आ जाएगा? तो माइनस 1 इंटू 0, मतलब आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। एक तरीका तो ये था, आपने इसको एक्सपेंशन करके पूरा सोल्व किया है ना। एक तरीका और इसका हो सकता है, कैसे? आपने इस क्वेश्चन को, ये मेथड 1 लिख लेना बेटा है ना, ये मेथड 1 है, और इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। कुछ नहीं किया है, एक्सपेंशन किया है, मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों में से कॉमन लिया है और c प्लस a की वैल्यू 2b रखी, 2b इंटू 2 4b, 4b माइनस 4b 0, 0 इंटू माइनस 1 0 आ गया।
ओके, ये हमने जो हम करते हैं जब हमें कुछ नहीं पता चलता है तो हम ये करते हैं। बट अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और मेथड 2 को अगर हम करें तो देखो हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेथड 2 बतानी है। अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम करेंगे, R3 के लिए R3 माइनस R2 करेंगे, हमें ये मिलेगा, R2 के लिए R2 माइनस R1 करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर हमने जो AP का कंसेप्ट लगाया हम उसको एक बार देखेंगे ध्यान से। हमें जब हमने कंसेप्ट लगाया तो हमें पता है कि B माइनस A की वैल्यू C माइनस B है, तो हम क्या करेंगे कि वी नो दैट B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। तो आप क्या करो, यहाँ पर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, ये मेथड 2 है बेटा। ओके, 1 1 2, B माइनस A 1 1 2, C माइनस B की जगह यहाँ से क्या रख दो, B माइनस A, ये डिटर्मिनेंट। ओके, अब आप ध्यान से देखो, क्या देखोगे कि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। और मैंने कहा था कि जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब उनके सारे एलिमेंट सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप बिना सोल्व करे भी बोल सकते हो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज यहाँ पे दो रो क्या है, आइडेंटिकल, मतलब उनके सारे एलिमेंट क्या है, इक्वल है। जैसे दो कॉलम भी अगर आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने दो मेथड से देखा है, आप दोनों को नोट डाउन कर लेना। ओके, ओके, सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, है ना। 19 क्वेश्चन हमारे बीच उपस्थित हुआ है और इस क्वेश्चन ने बहुत सारे लोगों को परेशान करा हुआ है। इवन इस क्वेश्चन से टीचर्स भी परेशान है। ओके, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे परेशान होते हैं वो। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये 1 मार्क्स में क्यों दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बट ये ऑब्जेक्टिव से ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है ना। इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या टीचर को भी प्रॉब्लम आती है, तो आज इस क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, तो आप देखना सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज सबके डाउट क्लियर होंगे यहाँ पे, देखना। ओके, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और यहाँ पे थीटा 0 से 2 पाई दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो मतलब आपको ये तो समझ में आना चाहिए यहाँ से कि यहाँ से हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखो। सो 1 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा और 1, है ना। 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, है ना, और 4 ऑप्शन से मिलाओ। तो सिंपल सा एक्सपेंशन कर देंगे। एक्सपेंशन करने से अगर 0 नहीं बनते तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करो, 0 बनते हैं तो बना दो। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अगर हम R1 और R3 को ऐड करें तो ये भी 0 और ये भी 0 बन जाएगा। तो हम कर सकते हैं R1 के लिए R1 प्लस R3, तो डिटरमिनेंट ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा और 1। ओके, आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेंशन हम R1 करोगे तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 साइन स्क्वायर। ओके, ये आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपका आंसर तो ये आया, डिटरमिनेंट है ये आया, और जो ऑप्शन में कुछ अलग ही दिया है उसने डिटरमिनेंट है, तो क्या करेंगे। तो अब हमें यहाँ से कुछ समझना है बात को। ओके, तो बात को समझना है उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपने साइन थीटा पढ़ा था तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ये आपको सबको पता है ना। और मैं आपको बता भी सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आपको यहाँ से बता भी सकता हूँ। है ना, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, ये
π/2 और ये 3π/2। इतनी सी बात करते हैं। π/2 पे वैल्यू 1 होती है, 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, अगर इधर बात करें तो ये क्या होता है, माइनस का पाई होता है ना, ये क्या होता है माइनस का पाई और ये होता है माइनस का π/2। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखोगे अभी आप यहाँ पे देखना। ठीक है, ओके वेरी गुड। और ये होता है माइनस का 2π। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये है साइन थीटा का ग्राफ, बट आपको साइन थीटा से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है साइन स्क्वायर थीटा से, है ना। अब देखो वो उसका कहने का मतलब ये है कि साइन 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो साइन थीटा -1 से 1 होता है, आप देख लो ना, साइन थीटा हमेशा -1 से 1 होता है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 के इक्वल या उससे बड़ी, 1 के इक्वल या उससे कम, हमेशा उसी में रहती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम होती है। ठीक है, आप ग्राफ से भी देख सकते हो -1 से 1 के बीच में ही आता है। बट जब अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की ग्राफ की तरफ अपनी नजर को दौड़ाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यहां से देखो। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो साइन 90 पे वैल्यू में मेन पॉइंट की वैल्यू की बात करता हूं, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और उसका भी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये तो आएगा। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 स्क्वायर पे 0 आता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो वही रहेगी, है ना, 0 से पाई के बीच में तो वही, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और 0 का स्क्वायर भी 0। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू माइनस कितनी होती है, माइनस कितनी होती है 1। तो अब अगर हम साइन स्क्वायर 3π/2 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 3π/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 3π/2 का स्क्वायर कितना है, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, देखो ना -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1। मतलब 3π/2 पर साइन थीटा की वैल्यू 3π/2 पर -1 थी, बट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3π/2 पे क्या है, +1 है। मतलब ये जो कर्व है ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो कर्व है ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2π आ जाएगा, और ये तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में ही रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप से कर्व आएगा। मतलब अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये 2π इंटरवल के बाद रिपीट होगा, मतलब इधर सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव साइड ही आएंगे, मतलब 0 से 1 आएंगे। जो -1 वाले हैं वो भी क्या जाएंगे, +1 में। देखो 1 वाले तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर भी 0, बट जब -1 का स्क्वायर होगा तो वो +1 में चले जाएंगे, मतलब इधर हमेशा कर्व यही आएगा, 0 से 1 आएगा। अब इधर बात करते हैं, साइन 90 है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए -1 आती है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना, साइन स्क्वायर माइनस का π/2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन -π/2 का स्क्वायर लिखोगे, है ना, और -π/2 फिर माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन 90 होगा, है ना, तो माइनस साइन 90 की वैल्यू -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर से +1। मतलब ये जो कर्व था ये कर्व भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, तो -π/2 पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, है ना। और फिर ये तो 0 पे 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही, 1 का स्क्वायर 1, फिर नेगेटिव, फिर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ओके, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। अब टीचर क्या करते हैं, टीचर ये करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि साइन थीटा यहाँ तक कर देते हैं, फिर ये बोलते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू बेटा आपको पता है क्या होती है, -1 से 1, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 आ जाएगा। वो क्यों ये नहीं बताते कि वो कैसे आता है ना, आप देख लेना। तो इसमें बहुत सारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम आती है बताने में। ओके, तो यहाँ से देख लेना, यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। मतलब जैसे साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ के बीच होता है, 0 से 1 के बीच में। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये दोनों भी इंक्लूड है और इनके बीच की सारी वैल्यू भी हो सकती है। तो इधर का नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इधर का यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो साइन थीटा यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में होगा, 0 से 1। और मैंने रीजन दिया है यहाँ पे प्रॉपर आपको कि ये क्यों हो रहा है ना, ये रीजन मैंने दिया है।
ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में होता है। अब आप चैप्टर 6 क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े होंगे, और जब हमें इस टाइप की इक्वेशन बनानी थी तो हम क्या करते थे, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा पता है कि 0 से 1 के बीच में है, तो हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करते थे, दोनों साइड 2 का क्या करते थे, मल्टीप्लाई, तो 2 × 0 0, फिर यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर हमने यहाँ पे हमें क्या चाहिए, +2, तो हम यहाँ क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो 0 + 2 और 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इन 2 + 2, तो 0 + 2 कितना आ जाएगा, 2। ये वैल्यू किसकी है, डिटरमिनेंट ए की, और ये कितना है, 2 + 2 4, तो डिटरमिनेंट ए हम क्या बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए बिलोंग करेगा। अच्छा, इक्वलिटी यहाँ पे, इक्वलिटी पे यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, तो क्लोज इंटरवल आएगा, है ना, ये क्लोज और ओपन का ध्यान रखना, जब यहाँ पे इक्वल नहीं आता तब ओपन इंटरवल, पर अभी यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, इसके बीच की भी, इसलिए क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो क्लोज इंटरवल 2 से 4 आएगी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे इस क्वेश्चन ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ है, तो आज हमने इसको डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन को डील किया है जो क्वेश्चन हमें और बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, इन क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है सोल्व करने में, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को डील किया है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम आ रही है, बट क्वेश्चन नंबर 8 में आप नया कुछ नहीं सीखोगे बेटा, LHS = RHS प्रूव करना है, सारे कैलकुलेशन है उसमें। ओके, तो वो आप ट्राई करना। उसके अलावा भी अगर आज आपके कोई क्वेश्चन डाउट है, देन आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अगर आपने आज की क्लास में कुछ नया सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। बाय।